हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इकोनॉमी पे एक वीडियो बनाऊंगा और ये इकोनॉमी को समझने के लिए बहुत बेसिक लेक्चर होगा, लेकिन इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आप जो भी आगे पढ़ेंगे वो आप किसी से भी पढ़ें, किसी बुक से पढ़ें, आपको चीज़ों को समझने में बहुत मदद मिलेगी। राइट, तो ये आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ इकोनॉमी, दोनों में डिफरेंस क्या है। हमें सिविल सर्विसेज में या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा जो सिलेबस है वहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं होता, इकोनॉमी होता है, सिंपली इंडियन इकोनॉमी। राइट, तो जो इकोनॉमिक्स है राइट, इसमें बेसिकली हमारे माइक्रो एंड मैक्रो दोनों हिस्से आ जाते हैं। राइट, तो इकोनॉमिक्स में एक आपका माइक्रो का पोर्शन होता है और दूसरा मैक्रो का पोर्शन होता है। तो जब किसी चीज का हम ओवरव्यू जानते हैं, राइट, मोटी मोटी बातें उसके बारे में जानते हैं या जनरल इंफॉर्मेशन जानते हैं, वो आपका जो पोर्शन होता है मैक्रो। और जब किसी टॉपिक के आप नटसेल में जाके स्टडी करते हैं, बहुत डीप स्टडी करते हैं, उसके एकदम अंदर जाके स्टडी करते हैं, किसी एरिया में जो गहन विश्लेषण होगा वो आपका माइक्रो होता है। तो ये जो माइक्रो की स्टडी होती है वो बच्चे करते हैं जो बीए, एमए या पीएचडी या एकेडमिक्स में पढ़ रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स का माइक्रो पोर्शन की भी स्टडी करते हैं। और हमारा जो सिलेबस है बेसिकली इंडियन सिविल सर्विसेज या पीसीएस की, या आप और कोई वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर जो सिलेबस है वो मैक्रो है। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत मोटी मोटी बातें हैं कि जैसे इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, पॉवर्टी क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, ये जो मोटे मोटे पहलू होते हैं वो हम लोग मैक्रो के अंतर्गत पढ़ते हैं। और मैक्रो को ही आप कहीं ना कहीं इकोनॉमी कह सकते हैं। देन पहला सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो एडम स्मिथ ने दिया, जिसे कहा जाता है इट इज अ साइंस ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स के बारे में एडम स्मिथ का कहना है इट इज अ साइंस ऑफ मनी। ये धन का विज्ञान है। जैसे अन्य विषयों का विज्ञान होता है ऐसे धन का भी विज्ञान होता है, और उस धन के विज्ञान को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये बात एडम स्मिथ ने कही। और एडम स्मिथ के बारे में जो हमें पता होना चाहिए कि इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी जो बहुत चर्चित बुक है उस बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। जो इन्होंने बुक लिखी वो बहुत फेमस है, बहुत बार पूछी गई है, दैट इज वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस बुक में उन्होंने जिस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं क्या, इस बुक में उन्होंने जिस कॉन्सेप्ट को बहुत प्रमोट किया उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं लेसेस फेयर। लेसेस फेयर। लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट मतलब हो गया मिनिमम इंटरफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। मिनिमम इंटरफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। इंटरफेयर ऑफ द गवर्नमेंट, ये क्या कह रहे हैं, इस कहा जाता है कि इन्होंने जो लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट दिया अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में, जो कि इन्होंने 1776 में लिखी थी। और 1776 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, दैट वाज अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो इसमें क्वेश्चन आ चुका है कि अमेरिकी क्रांति का होना और वेल्थ ऑफ नेशंस का पब्लिश होना, और ये दोनों का एक साथ होना, ये महज संयोग नहीं है। यानी क्वेश्चन में पूछना ये चाह रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशंस में कहे गए विचार और अमेरिकी क्रांति के पीछे के जो कारण थे उसमें कहाँ तक हम समानता देखते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़े रहे होंगे तभी आप क्वेश्चन के मर्म को समझ पाएंगे। तो ये क्या कहता है, ये लेसेस फेयर का अर्थ क्या होता है, मिनिमम इंटरफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। राइट, वो क्या है, वो ये कहता है कि बाजार में जो संतुलन होता है वो अपने आप ही बन जाता है। यानी कि जो मार्केट होता है वहाँ पे दो लोग होते हैं। इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार मार्केट में दो लोग होते हैं। कौन, एक साइड होता है दैट इज डिमांड, जो ग्राहक है वो क्या करेगा, डिमांड, और जो दुकान वाला है वो क्या करेगा, सप्लाई।
जो ये मांग और पूर्ति की शक्तियां होती हैं वो आपस में क्या करेंगी, वो आपस में बार्गेनिंग करेंगी और आपस में बार्गेनिंग करके वो एक उस पॉइंट पे जाके फिक्स हो जाएंगी जहां पे दोनों ही पक्ष को लगेगा कि वो लाभ की स्थिति में है। जहां जिस पॉइंट पे दोनों पक्ष एग्री कर जाएं उसे हम लोग पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, हिंदी में साम्य बिंदु कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, उदाहरण के तौर पे ये हो सकता है कि यहाँ पे आप रखें एक्स एक्सिस पे रखें क्वांटिटी को और वाई एक्सिस पे रखें आप प्राइस को, और ये हमने डायग्राम बना दिया कि ये हमारे सप्लाई को डिनोट कर रहा है, ये हमारे डिमांड को डिनोट कर रहा है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एग्री कर गए। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हो कि जैसे आपने डिमांड, ये कोई प्रोडक्ट है, मान लेते हैं कि ये कोई टी शर्ट है, राइट। ये टी शर्ट आप जो डिमांड करने वाला है वो कह रहा है कि ये 200 रुपए की होनी चाहिए, और जो सप्लाई साइड वाला है, दुकान वाले से आपने उसका प्राइस पूछा, वो कह रहा है 1000 रुपया। अब देखिए, आप खरीदना चाह रहे हैं 200 में और वो बेचना चाह रहा है 1000 रुपये में, इसका मतलब है कि अभी इक्विलिब्रियम सेट नहीं होगा। तो होगा क्या, दुकान वाला आपसे कहेगा अरे थोड़ा तो प्राइस बढ़ाइए, इतने में तो हमारी लागत भी नहीं निकलेगी, और आप कहोगे कि नहीं प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आप, ये कीमत ज़्यादा ले रहे हैं, इससे कम करिए। तो होगा क्या कि आप 300 रुपये बढ़ाओगे, राइट, तो कहाँ पहुँच जाएंगे 500 में, और ये 500 कम करेगा, तो 1000 में 500 कम करेगा तो कहाँ पहुँचेगा 500 रुपये में। तो अब देखिए जरा, आप भी फाइनली 500 देने को तैयार हो गए और वो भी 500 में बेचने को तैयार हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी जितने में आप खरीदना चाह रहे हो उतने में वो बेचने को तैयार हो गया और अपने आप ही इक्विलिब्रियम बन गया। तो उनका ये कहना है कि जो कंज्यूमर यानी डिमांड करने वाला है और इंडस्ट्रियलिस्ट यानी जो सप्लाई करने वाला है, सप्लायर, दोनों आपस में बार्गेनिंग करके, सौदेबाजी करके वस्तु या सेवा का मूल्य तय कर लेते हैं। इसलिए बाजार के मामले में या लेन देन के मामले में सरकार को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन हो जाए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार करे ही ना, जनरली नहीं होती है। अगर अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन आ जाए तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन वैसे नहीं करना चाहिए। और वही जो न्यूनतम हस्तक्षेप है उसी को कहा गया लेसेस फेयर। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी हम क्या देखते हैं कि उनकी जो 13 छोटे छोटे राज्य थे उनमें आपस में व्यापार बढ़ता है, आपस की जो डिपेंडेंसी बढ़ती है। तो व्यापार में क्या होता है कि उनके आपस में व्यापार को तरह तरह से बाधित करने की कोशिश करती है ब्रिटिश सरकार। और अगर अमेरिका से कोई सामान अफ्रीका जाना है तो पहले उसे इंग्लैंड भेजा जाता था ताकि उस पर टैक्स लिया जाए, फिर ये दूसरी जगह जाएगा। अमेरिकन किस चीज़ का प्रोड्यूस करें, किस चीज़ का प्रोड्यूस ना करें, ये भी कौन तय कर रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। यानी वो लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं था। उनके ट्रेड एंड कॉमर्स में जो बहुत ज़्यादा दखलंदाजी हो रही थी ब्रिटिश के द्वारा, वो कहीं ना कहीं अमेरिकन रिवॉल्यूशन के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशंस का पब्लिश होना और अमेरिकन रिवॉल्यूशन का होना ये कोई संयोग भर नहीं था, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट की बात ये वेल्थ ऑफ नेशंस में किया गया है कि फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स, सरकार को बाजार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल में भी क्या देखा कि ये टी शर्ट है, इस टी शर्ट को दुकान वाला 1000 में बेचना चाह रहा था, आप 200 में खरीदना चाह रहे थे, आपस में आपने सौदेबाजी मोल तोल किया और इस पॉइंट पे जाके आप फिक्स हो गए। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो यहाँ पे आपको बात भी सही लग रही होगी कि ऐसा तो होता नहीं कि आप कोई सामान लेने जाएं और दुकान वाला ज़्यादा अगर सामान उसका रेट बता दे तो आप सीधे पुलिस को फ़ोन कर देते हो कि देखिए हम तो ये सामान इतने का लेने का चाह रहे थे, ये ज़्यादा बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता ना कि आप सामान पसंद ना आए तो पुलिस को फ़ोन करें, आपस में ही ले दे के मामला सेट कर लेते हैं। यहाँ तक ये बात आपको ठीक लग रही होगी, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो इकोनॉमी के बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो डिमांड और सप्लाई खुद ही तय करते हैं। जैसे कौन से बेसिक क्वेश्चन, कि किसी भी इकोनॉमी के कुछ 3 से 4 कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पे लेन या देन होता है। पहली चीज, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादित करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये कैसे तय होगा भाई, जो डिमांड करने वाला होगा उसकी पसंद के अनुसार ही तो आप प्रोडक्शन करोगे। अब मान लो कि गांव में लोगों को जरूरत है कपड़ों की और आप वहां पे फैक्ट्री लगा दें लैपटॉप बनाने की, आप वहां पे फैक्ट्री लगा दें कि आप जूते बनाएंगे वहां पे, वो जूता नहीं बिकेगा, क्योंकि जिस चीज की डिमांड है
अगर वही प्रोड्यूस करेंगे वो तभी बिकेगा। तो पहला प्रॉब्लम क्या हो गया, क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है ये फिक्स होना चाहिए। दूसरा, ठीक है ये तो कंफर्म हो गया कि हमें डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना है। दूसरा, प्रोड्यूस करना कैसे है, हाउ टू प्रोड्यूस। दूसरा ये हो गया कि उत्पादन कैसे करना है। तीसरा, ठीक है उत्पादन क्या करना है ये फिक्स है, कैसे करना है ये फिक्स है, लेकिन हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो कौन है। जब तक आपको ये ना पता हो कि आपके टारगेटेड ऑडियंस कौन है तब तक आप सफल नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पे देखिए, इंडिया में जो सबसे सफल ऑटोमोबाइल कंपनी है दैट इज मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी इंडिया में इतनी सक्सेस क्यों है, बाकी क्यों नहीं है, क्योंकि उसने अपने जो क्लाइंट्स या कस्टमर्स हैं उनको बखूबी उसने स्टडी किया है कि इंडिया में जो लोअर मिडिल क्लास है वो संख्या में ज़्यादा है। तो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास वो क्लास होता है जो कार से चलना तो चाहता है लेकिन बहुत बड़ी कार नहीं खरीद सकता। तो आप एक ऐसी कार बनाइए जो उसके कार की होने की ज़रूरत को भी पूरा कर दे और कीमत में भी ज़्यादा ना हो, राइट। इसीलिए आप देखोगे कि मारुति सुजुकी की लो बजट वाली कार हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकती हैं और मारुति सुजुकी की सफलता के पीछे का यही कारण है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस ये क्लियर हो गया। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करना है, कौन से रिसोर्सेज यूज करना है, लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करना है या बाहर से रिसोर्सेज लाना है, राइट, ताकि कम से कम लागत पे कोई वस्तु बन सके। जब कम से कम कॉस्ट में बनेगी तभी तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस हो गया, तीसरा हो गया फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। और चौथा जो हो गया व्हाट प्रोविजंस मस्ट बी देयर टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट प्रोविजंस शुड बी देयर टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो किसी भी बाजार में तीन ही मेन प्रश्न होते हैं कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किन के लिए उत्पादन करना है, और ये सब करने के लिए कौन से मैकेनिज्म या हमें आइडिया हमारे पास होना चाहिए ताकि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सके। तो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए एडम स्मिथ कहते हैं कि सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। डिमांड करने वाला और सप्लाई करने वाला आपस में बार्गेनिंग करेंगे और बार्गेनिंग करके वो खुद ही एक पॉइंट पे एग्री कर जाएंगे और वहां पे सौदे का लेन देन, वहां पे जो सौदा होगा वो डन हो जाएगा, राइट। अब हम इसका दूसरा साइड देखते हैं। अभी तक की बात आपको सही लग रही होगी कि एडम स्मिथ सही तो कह रहे हैं, राइट, लेकिन इनको फिर आगे चैलेंज करते हैं, दैट इज कीन्स। कीन्स ने इस थ्योरी को चैलेंज किया और कीन्स का कहना है कि इक्विलिब्रियम हमेशा बनता है अपने आप, ये सही नहीं है। इक्विलिब्रियम के लिए सरकार का अफर्मेटिव इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। बिना सरकार के हस्तक्षेप के आपका जो संतुलन है वो बन ही नहीं सकता है। देखें कैसे, समझे। कीन्स का कहना है कि जो एडम स्मिथ कह रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई आपस में बार्गेनिंग करके इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं, ऐसा सही नहीं है। ये बात कहीं जो एडम स्मिथ कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं व्यापारियों का पक्ष हो जाता, इसमें ज़्यादा आ जाता है। उनका ये कहना है कि उदाहरण के तौर पे देखें, जो कीन्स हैं उनका क्या कहना है कि संतुलन बनाने के लिए, साम्य बनाने के लिए, साम्य या संतुलन बनाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। बिना सरकारी हस्तक्षेप के डिमांड एंड सप्लाई संतुलन नहीं बना सकते। उदाहरण के तौर पे देखें, ये मान लेते हैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यापारी है, और यहां पर हमने देख लिया कि यहां पे आपके लेबर हैं, मजदूर हैं,
आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या हो रही है, डिमांड, ये लोग डिमांड कर रहे हैं मजदूर की, और ये क्या कर रहे हैं, सप्लाई, ये आपके लेबर्स हो गए, लेबरर्स हो गए, राइट। अब देखिए जरा, मान लेते हैं कि इसको 2 मजदूरों की आवश्यकता है, ये डिमांड कितने की कर रहा है, इसको सिर्फ 2 मजदूर चाहिए, और अवेलेबल कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 4 3 7 2 9 9 3 12, अवेलेबल कितने हैं, ये लोग जो संख्या में हैं वो कितने हैं, 12, और इसे कितने मजदूरों की आवश्यकता है, 2। अब मजदूरों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि एक दिन, दो दिन या 10 दिन उन्हें काम नहीं भी मिले तब भी वो उनका काम चलता रहेगा। मजदूरों का जो होता है उनके पास सेविंग के नाम पे ना के बराबर होता है, डेली का कमाना और डेली का खाना होता है। तो आप ये देखोगे कि जैसे ही ये इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई किसी का घर बन रहा है, आप ऐसे ले समझ सकते हो कि कोई पूंजीपति है, उसका घर बन रहा है, फैक्ट्री बन रही है, उसे 2 ही मजदूरों की आवश्यकता है। तो अगर वो इन 2 मजदूरों को लाता है, इनिशियली ये लोग बोलते हैं कि ठीक है हम दिहाड़ी के तौर पे 400 रुपये लेंगे, आपके यहाँ चलने को तैयार है। और जैसे ही ये इन्हें लेके चलेगा, बाकी ये दोनों होंगे, ठीक, वो ये देख रहे हैं कि हमें तो कोई काम ही नहीं मिलेगा, तो हमारे घर का काम कैसे चलेगा। तो इन्होंने कहा इस